So we will start. As I was saying, we will be studying structure of atom. So basically we know कि matter is made up of atom. The smallest particles that make up an matter is known as an atom. So we will be studying what a detailed structure of an atom is, and it has been a constant process now that we know the typical atomic in the 90th and the 20th century. So let us begin. Okay. So first of all, according to the modern atomic theory, यानी कि जो हम लोग अभी modern atomic theory के according we know this पोर्शन कि हमारा आटम किस तरीके का है वो हम लोग देखेंगे. सो अकॉर्डिंगली ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड द एटम्स आर कंसिडर्ड एज कि दे कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस. यानी कि एक एटम जो है हमारा वो स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है इन एनी एलिमेंट और इन अ मॉलिक्यूल, एंड उसको हम लोग जो है ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू तोड़ नहीं सकते एक्सेप्ट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस. फिज़िक्स का पोर्शन जब हम लोग पढ़ते हैं वी स्टडी अबाउट रेडियो एक्टिविटी, जहाँ पे क्या होता है देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस जो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड रेडियो एक्टिविटी किया जाता है, जिसके थ्रू हम लोग आटम को भी ब्रेक करके उसमें से रेडियो एक्टिव रेज निकाल सकते हैं. सो दैट इज़ नॉट द पोर्शन दैट वी आर डीलिंग विद. नेक्स्ट, atoms of an element have a characteristic average mass which is unique to that element. यानी कि हर एक एलिमेंट जो हमारा जैसे होता है तो हर एक एलिमेंट का एक सेपरेट एटम होता है एंड दैट इज डिस्टिंक्ट. बोल सकते हैं सोली वो सिर्फ उस एटम का सिर्फ उस एलिमेंट का ही होता है, ठीक है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अनदर एटम, जब भी हम लोग दूसरे एक एलिमेंट का बात कर रहे हैं तो उस केस में उसका एटम जो है वो डिफरेंट हो जाता है. हर एक एटम जो है यानी हर एक एलिमेंट जो है एक दूसरे से डिफर करता है ऑन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. ये डिफरेंस आता ही है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ एटम. ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक ही एलिमेंट का बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट वन सिंगल एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हम लोग ये हाइड्रोजन कहीं से भी हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं और हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं, द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ दैट हाइड्रोजन विल बी सेम. बट अगर हम लोग एक हाइड्रोजन का एटम और एक कार्बन का एटम को कंपेयर करें तो दे वोंट बी सेम, क्योंकि उन दोनों में डिफरेंसेस आ जाएगा बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट atoms. Next, atoms of any one element differ in properties from atoms of another element. यानी कि सेम जैसे कि मैंने बताया कि एक एलिमेंट का जो हमारा एटम होता है वो दूसरे एलिमेंट से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है. ये हमारा एक ओवरऑल मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का कंसेप्ट है, ठीक है. सो बेसिकली ये जो प्रोसेस, ये जो अभी हम लोग जो बेसिकली प्रॉपर एक एटॉमिक का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि हमारा देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये चीज़ें हमें शुरू से नहीं मालूम था, ठीक है. बहुत सारे साइंटिस्ट एंड बहुत सारे रिसर्चर्स रहे हैं जिन्होंने अपने अपने टाइम पे बहुत सारा डिस्कवरीज किया है एंड अकॉर्डिंगली वो लोग अपना पोस्टुलेट्स बना करके गए हैं, जिसके थ्रू हम लोग जो है आज टिपिकल एक एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं. सो व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, द फर्स्ट पर्सन जिसको हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली क्रेडिट देते हैं फॉर फ्रेमिंग अप द एटॉमिक स्ट्रक्चर और द एटॉमिक थ्योरी इज जॉन डाल्टन. So John Dalton was the first person who had basically postulated Dalton's atomic theory. According to the Dalton's atomic theory, what was it? अब उनके हिसाब से matter is made up of tiny particles called atoms as said, and atoms were considered as indivisible and cannot be created or destroyed in a chemical reactions. It was considered that the atoms are indivisible. Atoms को उन्हें लगता था कि atoms जो है वो divisible नहीं है, सबसे smallest particles हैं and they are not divisible. They can neither be created nor destroyed. Atoms of a given element are similar in mass and properties. यानी कि हम लोग कोई भी एक एलिमेंट का अगर atoms को कंपेयर करेंगे तो सबका सब क्या होगा, सेम प्रॉपर्टीज, सेम मास, सब कुछ सिमिलर शो करता है. बट when we are comparing different elements, then in that case atoms का masses and properties क्या होता है, एक दूसरे से differ करने लगता है. Next, atoms combine in small whole number ratios to form compounds. जो हमारा compound basically बनता है when we are dealing with pure substances and impure substances, जो हम लोग compounds पढ़ते हैं, तो हमारा one or two atoms they combine together
in a small whole number or a ratio to form compounds. ये portion होता है. And lastly, in a given compound, the relative number and kind of atoms are constant. हमारा किसी भी अगर हम लोग compound का बात करें, कोई एक suppose when we are talking about water हमारा एक compound है. सो वाटर का जो हमारा कंपाउंड बन रहा है H2O, ये कांस्टेंट रहता है. हम लोग अगर टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं और इवन वी आर यूजिंग बॉइल्ड वाटर या फिर ओशन वाटर, सभी में जो है H2O, ये जो हमारा एक तरीके से रेशियो है, दिस विल स्टे सिमिलर, दिस विल नॉट चेंज, क्योंकि ये कंपाउंड है. इफ एट ऑल मान लो रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है, देन इन दैट केस हमारा वो कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा एंड देन हमारा वो कंपाउंड जैसे वाटर है दैट विल नॉट स्टे वाटर एनी मोर. ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है? नो मैम. ओके. नो मैम. आप लोगों को कहीं पे भी किसी भी पोर्शन में डाउट होगा ना, आप लोग वहीं उसी समय मुझे रोक करके पूछ लेना. ठीक है. ओके, सो द नेक्स्ट पोर्शन इज डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. फ्रॉम द बिगिनिंग जो सबसे पहले हमने डिस्कवर किया था वाज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स. अभी हमें पता है कि हमारा जो एटम है, एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट रहता है, इलेक्ट्रॉन. तो द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड दिस वाज J.J. थॉमसन. ठीक है, he was J.J. Thomson and in the year 1897 the electrons were discovered. कैसे ये डिस्कवरी हुआ था? बेसिकली देखो ये जो डायग्राम शोन है, दिस डायग्राम, in this diagram it is shown here, this is known as the cathode ray tube. ठीक है, this is known as a cathode ray tube. So basically what he did was there was a number of a very low gas under a huge pressure and a very low temperature. It was released through this cathode ray tube and it was found कि basically there were a number of cathode rays. Cathode rays था. Cathode rays इनको नाम क्यों दिया गया था? The reason was because ये सभी जो है negatively charged particles थे and they were attracted towards the positive plate. See, if at all I am talking about this portion, तो हमारा गैस जो है इसमें confined था. ठीक है, this is the positive plate. So when they were released, तो हमारे जितने भी particles थे ये क्या हो रहा था? They were moving towards the positive plate. So हम लोगों का we know कि basically positive plate के तरफ अगर हमारा एक particles जा रहा है तो they must be negative. So it was finally concluded कि ये जो हमारा rays emit हो रहा है, these rays must be negatively charged, तभी ये positively charged plate की तरफ इतने ज़्यादा attracted थे. तो इस तरीके से basically discover किया गया था हमारा electrons, या सबसे initially इन लोगों को जो name दिया गया था that was cathode rays. and जो condition था, that condition was very low pressure, यानी कि अगर हम लोग pressure का बात करें तो it was 10 to the power -4. Okay, this was the pressure rate that was seen there. So what were the conclusions from the study of electron? ये जो basically cathode ray discharge tube में जो study किया गया था, इससे हमें क्या क्या पता चला? सबसे पहला जो हमें पता चला, cathode rays have identical properties. कोई भी एलिमेंट का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, any element, whether we are talking about oxygen, nitrogen, carbon, any element, जो कैथोड रेज का प्रॉपर्टीज होता है वो आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है. मे बी देयर इज अ चेंज इन द नंबर, यानी ऑक्सीजन में जितना हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उतना ही हो सकता है नाइट्रोजन में नहीं प्रेजेंट रहेगा, बट द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम. प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है. ठीक है, एंड देन इट वाज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, बट इट वाज सीन कि हमारा जो एटम्स है, atoms were neutral. Atoms are found to be neutral. So अगर हमारा atom neutral है, so scientists basically they thought कि there must be something, a positive charge in the atom as well, जो कि एक तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर रहा है. राइट, ये तो समझ में आ रहा होगा. तो बेसिकली इसी से आया, क्योंकि हमारा एटम जो है इट इज़ न्यूट्रल, बट इट वाज फाउंड कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है. सो इट वाज ऑटोमेटिकली थॉट कि देयर मस्ट बी अ सर्टेन पॉजिटिव पार्टिकल्स एज वेल इन द एटम, जो कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस कर दे रहा है. सो ये सेकेंड कंक्लूजन था. एंड थर्ड,
electrons have so little mass that atoms must contain other particles that account for most of the mass, and it was also found कि electrons जो है हमारा, electrons का mass जो है it was almost negligible, electrons का mass कुछ होता ही नहीं है. सो अगेन इट वॉज हाइपोथेसाइज्ड कि इलेक्ट्रॉन के अलावा भी हमारे एटम में और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होना चाहिए जो कि एटम को एक मास दे रहा है, एटॉमिक मास प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स का जो मास था वो ऑलमोस्ट ही नेग्लिजिबल था. ठीक है. सो बेसिकली इसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट दे स्टार्टेड रिसर्चिंग मोर एंड मोर कि व्हाट आर द अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि इसमें प्रेजेंट रह सकता है. तो ये चीज़ किया गया था. सो बेसिकली हमारे तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हम लोग डिस्कस करते हैं उसको अगर हम लोग एक बहुत ही ब्रीफ वे में, समराइज्ड वे में देखें, सो देयर वर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, एंड देयर वर डिफरेंट साइंटिस्ट जो कि जिन्होंने ये डिस्कवर किया. तो द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल. नेक्स्ट ई गोल्डस्टीन हैड बेसिकली डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स. ठीक है. सेम वे में डिस्कवर हुआ था. प्रोटॉन्स को जो फर्स्ट नेम दिया गया था ना, दैट वाज टर्म्ड एज कैनल रेज. उन लोगों को टर्म दिया गया था कैनल रेज. एंड प्रोटॉन्स जो है हमारा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स था जो कि नेगेटिव प्लेट्स के टूवर्ड्स अट्रैक्टेड था. यानी कि देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि हमारा पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्टेड था, इन द सिमिलर वे हमारा जो प्रोटॉन्स था इट वाज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट. सो इट वाज बेसिकली कंसिडर्ड कि हमारा जो प्रोटॉन्स है दे आर नथिंग बट द पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. एंड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स टुगेदर हमारा दोनों जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है. दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो तुम लोगों से पूछा जाता है इस चैप्टर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज व्हाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो व्हाट विल बी योर आंसर, बताओ. मैम न्यूट्रॉन किस लिए न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रॉन का कहीं बात नहीं कर रहे हैं. न्यूट्रॉन पे हम लोग अभी आएंगे. न्यूट्रॉन का मैंने बात ही नहीं किया है. आई एम टॉकिंग कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है. ठीक है, ये समझ में आया. एंड हमारा प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है. और what we get on a bigger picture कि हमारा एटम जो है इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यानी एटम को अगर हम लोग देखते हैं चार्ज के हिसाब से तो वो ना तो नेगेटिव चार्ज शो करता है ना पॉजिटिव चार्ज शो करता है. तो ये कैसे हो रहा है? बेसिकली वी कैन कंक्लूड कि जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यानी जितना चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है उतना ही प्रोटॉन्स भी चार्ज दे रहा है. ठीक है. दोनों का इस वजह से वो न्यूट्रल हो जाता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज्ड है और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बेसिकली एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है. सो दिस विल बी योर आंसर. ठीक है. व्हाट आई एम रिपीटिंग इट. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in an atom is equal to the number of protons which is positively charged in the atom. As a result, the number of electrons neutralizes the positive charge of the protons, and as a result the atom is electrically neutral. ठीक है, ये समझ में आया. So this will be your answer. ये बहुत ही important question है, इसे नोट करके रखो आप लोग. ओके. सो नेक्स्ट, जब हमने पहले ही पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है एंड प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, फिर न्यूट्रॉन का कंसेप्ट क्यों आया? द रीज़न वाज क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो था ना, व्हेन इट वाज फाउंड कि इलेक्ट्रॉन का जो मास था हमारा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था. इलेक्ट्रॉन का कोई मास ही नहीं था. बट प्रोटॉन्स का जब मास कैलकुलेट किया गया था एंड ओवरऑल एटम का मास जब देखा गया था तो इट वाज फाउंड कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है एक एलिमेंट में और एटॉमिक मास जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट डबल आ रहा था. तो इट वाज देन कंक्लूडेड कि कुछ और पार्टिकल भी प्रेजेंट है साथ में, जिसके वजह से एटम का मास जो है वो डबल हो जा रहा है. क्योंकि मतलब मान लो सपोज जैसे कि इफ आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, प्रोटॉन्स का मास हमारा इफ सपोज 10 है. ठीक है. बट हम लोग एटॉमिक मास जब हम लोग मेजर कर रहे थे कि ओवरऑल एटम का वेट कितना हो रहा है, तो इट वाज फाउंड कि इट वाज मोर देन 20 और 21 इस तरीके का था. तो इट वाज अगेन hitting the scientist that there must be a certain particle other than proton and electron जो कि एटम का मास इंक्रीज कर दे रहा है. So then therefore
फर्दर रिसर्च वाज डन एंड अल्टीमेटली न्यूट्रॉन्स हमें मिला था. सो न्यूट्रॉन्स हमारा अनदर पार्टिकल है जो कि क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है अलोंग विद द प्रोटॉन्स. ठीक है, और न्यूट्रॉन्स जो हमारा ये न्यूट्रली चार्ज होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता है. यू नीड टू मेमोराइज दिस. ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर नेगेटिव न्यूट्रली चार्ज, इनमें कोई चार्ज नहीं होता, बट इनका मास इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ प्रोटॉन्स. ठीक है, ओके. सो नेक्स्ट पोर्शन. अब तो हम लोगों ने पता चल गया हमें कि क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है. बट नाउ द क्वेश्चन वाज कि व्हेन वी नो कि हमारा क्या क्या पार्टिकल्स प्रेजेंट है, बट वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है विद इन द एटम, ये हमें जानना था. तो हाउ डू वी गेट टू नो दैट? अगेन देयर वर साइंटिस्ट्स हु वर फाइटिंग अमंग ईच अदर कि बेसिकली दे वर planning and deciding what should be the atomic model. Atomic model क्या होना चाहिए? So one of those was Thomson. Thomson here is the again the same person जो इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किए थे, यानी कि he discovered electron and now he is also trying to make up the atomic model. ठीक है, सो उनका जो मॉडल था बेसिकली इट इज फेमसली नोन एज द प्लम पुडिंग मॉडल. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, ये देखो डायग्राम, उनके अकॉर्डिंग इट वाज कंसिडर्ड कि हमारा जो बेसिकली हमारा थ्रू आउट जो एक तरीके से हमारा जो एटम है दैट इज़ लाइक अ स्फीयर, एक पूरा बॉल जैसा है. कंसिडर करो एक स्फीयर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, एंड हमारा वो जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है उसमें सर्टेन पोर्शंस में हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड रहता है. इस तरीके से यानी कि पूरा का पूरा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है. इसे हम लोग और बेटर वे में कंपेयर कर सकते हैं. सपोज इफ वी आर कंसिडरिंग वाटरमेलन. वाटरमेलन, हाफ स्लाइस्ड वाटरमेलन देखे होंगे आप लोग? यस मैम. हाँ, तो वाटरमेलन का जो रेड वाला फ्लैशी पोर्शन होता है, जो जूसी पोर्शन होता है जो हम लोग खाते हैं, वो रेड पोर्शन को कंसिडर करो एज द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पोर्शन, यानी कि वो पूरा का पूरा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पोर्शन है. और उसमें जो सीड्स एम्बेडेड है, ब्लैक सीड्स जो एम्बेडेड है, वो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है. सो इसीलिए इस डायग्राम को प्लम पुडिंग मॉडल दिया गया था, बिकॉज प्लम पुडिंग जो होता है ना, ये क्रिसमस डेजर्ट बेसिकली होता है जिसमें कि प्लम केक होता है एंड उसमें रेजिन्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाला जाता है. ठीक है, किसी भी केक वगैरह में ऊपर से अगर रेजिन्स या ड्राई फ्रूट्स कुछ डाल देंगे तो वो जो हमारा पूरा का पूरा प्लम हो गया, यानी केक है जो, वो हमारा प्रोटॉन का पोर्शन है, एंड द रेजिन्स वर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, रेजिन्स मतलब हुआ क्या? व्हाट आर रेजिन्स, समझ रहे हो? यस मैम. रेजिन्स क्या होता है कृति बताओ? किशमिश. करेक्ट, किशमिश. जैसे ड्राई फ्रूट्स हम लोग डालते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हो गया. तो इसीलिए दिस वाज नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, मगर इसको बहुत ही जल्दी डिस्कार्ड कर दिया गया था बिकॉज मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट्स वर अगेंस्ट इट कि ऐसा हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. एंड इसमें न्यूट्रॉन्स को तो उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया था, पता नहीं न्यूट्रॉन्स उनके हिसाब से कहाँ था. सो द नेक्स्ट पर्सन वाज रदरफोर्ड. रदरफोर्ड का जो था he gave a very important contribution to the structure of atom. उन्होंने क्या किया था? he performed a gold foil experiment. अब according to the diagram देखो क्या हो रहा है. he took a very thin gold foil. गोल्ड का एक बहुत ही पतला फॉयल लिए थे उन्होंने, एंड देन वो क्या किए, एक चेम्बर में अल्फा पार्टिकल्स रखा गया था. एंड द अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली क्या है हम लोगों का? इट इज सॉर्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज. ठीक है, और उन्होंने क्या किया? ही अलाउड द अल्फा पार्टिकल्स टू बी एमिटेड एंड पास थ्रू द गोल्ड फॉयल. यानी देखो हमारा अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहा है, इट इज गोइंग थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड फिर हमारा जो रेज है अलग अलग डायरेक्शंस में डाइवर्ज हो जा रहा है. ठीक है, सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट दैट ही परफॉर्म्ड. अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियई, ये हम लोग रहने देते हैं. बेसिकली हीलियम जो होता है ना, हीलियम हमारा जो है अगेन इट इज़ अ नोबल गैस. ठीक है, उसका हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है 2 और मास नंबर होता है 4. तो जो हमारा इट इज़ वेरी सिमिलर टू द अल्फा पार्टिकल्स. जो अल्फा पार्टिकल्स होता है ना, इट इज़ रेडियो एक्टिव रे, और उसका भी जो हमारा चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है +2 चार्ज के साथ. तो इसीलिए हीलियम न्यूक्लियस से जो पार्टिकल्स निकलता है उसे अल्फा पार्टिकल्स ही कंसिडर किया जाता है. दीज आर बीइंग अलाउड टू बी फायर्ड ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल
जब आफ्टर डिटेक्शन बेसिकली जब आफ्टर रेज आर एमिटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस देन उसके बाद क्या किया गया, उसे चेक किया गया. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व, देखो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, देखो मोस्ट ऑफ द रेज जो है दे पास्ड, जस्ट अ मिनट, मोस्ट ऑफ द रेज जो है दे पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. देखो मोस्ट ऑफ द रेज जो है दे आर पासिंग विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे कि वैसे ही वो लोग जो है गोल्ड की फॉइल के थ्रू डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं एज इफ देयर वाज नथिंग. ठीक है, ओनली सम ऑफ द पार्टिकल्स, देखो कुछ पार्टिकल्स को क्या हुआ है, दे हैव सफर्ड माइनर डिफ्लेक्शन. उन लोगों का पाथ जो है सर्टेनली थोड़ा सर्टेन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गया है. ठीक है, सर्टेन डिफ्लेक्शन दिख रहा है. एंड a very few percentage, यानी कि it was considered 1 out of 1200 particles or something, this was the proportion. One of the particle was seen to basically कि when it is hitting the gold foil वो पूरा का पूरा 180 डिग्री से रोटेट हो जा रहा है, यानी कि it is completely changing its angle and it is returning back, यानी पूरा का पूरा रिटर्न हो गया. तो ये तो बेसिकली these were the observations that was found. तो इसके हिसाब से what were the conclusions जो उन्हें मिला, the conclusion was most of the particles that passed right through, a few particles were deflected and a very few particles were greatly deflected. ठीक है, तो ये these three were the observations. and इसके according conclusion क्या था, the conclusion was the nucleus is very small. ठीक है, हमारा जो एटम का साइज होता है पूरा, और उसमें जो हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस यानी कि वो पोर्शन जिसमें कि हमारा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो कि हमारा एटम का मास बना रहे हैं, वो काफ़ी छोटा होता है. यानी कि इफ़ यू आर कंपेयरिंग द साइज ऑफ एन एटम एज अ स्टेडियम, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर द साइज ऑफ एन एटम एज अ स्टेडियम, तो हमारा जो न्यूक्लियस का साइज होगा दैट इज जस्ट लाइक अ टेनिस बॉल. दिस इज द कंपेरिजन जो हम लोग एक कर सकते हैं. ऑल्दो एटम हमारा माइक्रोस्कोपिक है, हम लोग देख ही नहीं सकते, बहुत ही छोटा होता है, बट एक अगर सिमिलर वे में हम लोग इसको कंपेयर करें तो अगर हमारा एटम का साइज एक पूरा स्टेडियम के बराबर है, स्टेडियम हमें पता है कितना बड़ा होता है, तो हमारा वहाँ पे न्यूक्लियस का साइज एक टेनिस बॉल के साइज का होगा. सो बेसिकली इससे क्या समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा एटम का स्पेस है वो एम्प्टी है, खाली है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे, इट इज एम्प्टी, जिसके वजह से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स जो है दे पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्टिकल्स सफर्ड अ सर्टेन डिफ्लेक्शन विथ माइनर एंगल्स, जो माइनर एंगल से सिर्फ उनमें डिफ्लेक्शन हुआ था, दैट वाज बिकॉज ऑफ हिटिंग द इलेक्ट्रॉन्स. देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ पोर्शंस में हमारा माइनर डिफ्लेक्शंस हमें दिख रहा है कि हमारा जो रेज है वो सर्टेनली थोड़ा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है, इट वाज फाउंड कि उस पोर्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट था. एंड 1 out of 1200 रेज जो मैंने बोला कि हैड सफर्ड कंप्लीट डिफ्लेक्शन, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से दे रिटर्न 180 डिग्रीज वापस. ठीक है, दे रिटर्न बैक. सो दैट वाज बिकॉज दे वर हिटिंग द न्यूक्लियस. ठीक है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो व्हेन वो इलेक्ट्रॉन्स को हिट कर रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स को हिट करने के बाद क्या हुआ, वो सर्टेन डिफ्लेक्शन सफ़र किया है. लेकिन जब वो न्यूक्लियस को सफ़र कर रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस हमारा पॉजिटिव चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड रीजन पकड़ करके रखता है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, जब वहाँ पे हमारा रे हिट कर रहा है तो पूरा का पूरा 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हो जा रहा है, बिकॉज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल करता है, कभी भी साथ में नहीं आता है. ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट्स बट पॉजिटिव रिपेल्स, लाइक चार्जेस हमेशा ये रिपेल करता है. सो दिस वाज द रीज़न, एंड इसी के हिसाब से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया. तो उनके हिसाब से जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ, इट वाज कि हमारा एटम जो है वो हमारा इज लाइक अ वेरी लार्ज स्फीयर, जिसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट जस्ट एट द सेंटर, एंड न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट है साथ में, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट ऑर्बिट्स, यानी
दिस मॉडल कैन बी कंपेयर्ड एज अ सोलर सिस्टम। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम कंपेयर करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके का हमारा जो है रदरफोर्ड के हिसाब से जो एटॉमिक मॉडल था वो भी वैसे ही था। जैसे कि हमारा सन है इन बिटवीन एट द सेंटर, वैसे ही उन्होंने कंसिडर किया द न्यूक्लियस। ठीक है, द न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एट द सेंटर, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम में सन होता है एट द सेंटर, एंड बाकी का जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करता है अराउंड द सन इन सेपरेट ऑर्बिट्स। जैसे कि हमारा अर्थ, वीनस, मरकरी, ये सब क्या कर रहा है, अर्थ का चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इन देयर सेपरेट ऑर्बिट्स। इन अ सिमिलर मैनर हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या कर रहा है, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन देयर सेपरेट ऑर्बिट्स एंड दे आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये समझ में आया? Yes, ma'am. ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? आप लोगों को कुछ पूछना है? No, ma'am. ओके, रेस्ट ऑफ यू? No, ma'am. ओके, सो बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल जो था एटॉमिक मॉडल, इट वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड बाय मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, बट रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसमें भी डिफेक्ट था। देयर वर ड्रॉबैक्स इन इट्स मॉडल। क्या? देखो, जब हमारा सोलर सिस्टम से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मॉडल को, देन इट इज़ फाइन। हमारा जो सोलर सिस्टम में जब हमारा मॉडल द प्लैनेट्स जब रिवॉल्व कर रहा है, तो हमारा प्लैनेट्स जो है ये चार्ज्ड बॉडी नहीं होता है, दे आर नॉट चार्ज्ड, है ना। प्लैनेट्स में तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स हमारा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और फिजिक्स का ये पोर्शन है, फिजिक्स में हमारा एक हाइपोथेसिस था कि व्हेनेवर अ चार्ज बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन, जब भी हमारा एक चार्ज बॉडी में सर्कुलर मोशन होता है, गोल गोल घूमता है वो, तो क्या होता है, उसका बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ इंक्रीज इन स्पीड होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, कॉन्स्टेंटली उसका स्पीड इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चला जाएगा, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है एंड इट इज़ रिवॉल्विंग अगेंस्ट द न्यूक्लियस, तो कॉन्स्टेंटली जब वो गोल 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 घूमेगा उसमें एक्सेलरेशन होते रहेगा, उसका स्पीड इंक्रीज होते चला जाएगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लूज होते जाएगा। एनर्जी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी कन्फाइंड है वो धीरे 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 कम होते चला जाएगा। एज अ रिजल्ट एक ऐसा स्टेज आएगा जब हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फाइनली वो घूम घूम के देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा फाइनली, क्योंकि वो घूम रहा है, इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड और उसका एनर्जी लूज होते जा रहा है। अ टाइम विल कम जब वो रोटेट होते होते, रिवॉल्व होते होते, अल्टीमेटली इट विल गो डाउन इनटू द न्यूक्लियस। वो न्यूक्लियस में ही जा करके फ्यूज हो जाएगा एंड उसका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बचेगा ही नहीं। तो ये बेसिकली एटम को बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल बना दे रहा है। यानी एटम में मेरा एक टाइम आएगा जब इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेगा ही नहीं, सब का सब क्या होगा, न्यूक्लियस में जाके मिल जाएगा। पर ऐसा तो होता नहीं है। तो ये जो थ्योरी था, क्यों नहीं हो रहा है एटम में ये पोर्शन, ये चीज़ रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही फेल टू एक्सप्लेन दिस पोर्शन, जिसके वजह से उनका भी एक तरीके से रदरफोर्ड का मॉडल जो है टू सम एक्सटेंट इट वॉज डिस्कार्डेड एट दैट टाइम। देखो, पढ़ो ये पोर्शन, एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये जब आप लोग क्लास 11 में जाओगे आप लोग फिजिक्स का पोर्शन में ये पढ़ोगे। अब any particle in a circular orbit would undergo acceleration and during acceleration the charged particle would radiate energy, ठीक है। So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus and the atom would become unstable, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। बट वी नो कि एटम्स आर स्टेबल, तो एटम्स को स्टेबिलिटी क्यों मिल रहा है, व्हाट इज़ द रीज़न कि एटम्स आर गेनिंग देयर स्टेबिलिटी। Rutherford failed to answer this question, but it was Bohr who came to the solution. He came to the rescue and उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको बचा लिया by introducing a certain hypothesis. उनके हिसाब से what was it कि हमारा हर एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो अपना एक सेपरेट ऑर्बिट में ही रोटेट करता है, ठीक है। हर एक इलेक्ट्रॉन का एक सेपरेट ऑर्बिट है, वो उस ऑर्बिट को छोड़ के दूसरे ऑर्बिट में नहीं जाएगा,
नहीं जाता नॉर्मली, एंड एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन अपने उसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, इट इज रिवॉल्विंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, उसका एनर्जी लूज नहीं होता है ना, वो एनर्जी गेन करता है। यानी कि एज लॉन्ग एज दैट इलेक्ट्रॉन इज इन इट्स ओन ऑर्बिट, उसमें ना तो कोई एनर्जी लॉस होगा ना एनर्जी गेन होगा, सो द इलेक्ट्रॉन कैन कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड इन इट्स ऑर्बिट विदाउट लूजिंग एनर्जी। तो बेसिकली ये जो एक्सेलरेशन वाला पोर्शन था, ये एटम स्टेबिलिटी क्यों है, व्हाट इज एटम स्टेबिलिटी एंड हाउ इज इट अचीव्ड, ये पोर्शन का आंसर वाज गिवन बाय बोर। ठीक है, he basically provided us the concept of special orbits, जिसको discrete orbits या shell बोलते हैं। we know कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है separate shells में and orbits में ही present है। ठीक है, so these shells are known as K, L, M, N, यानी कि there are different names given to these orbits, or they are also numbered as 1, 2, 3, 4, तो because when they are रिवॉल्विंग इन देयर सेपरेट ऑर्बिट्स, इसके वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटम है वो स्टेबिलिटी अटेन करके रखता है, एंड देयर इज नथिंग लाइक कि इलेक्ट्रॉन जा करके अल्टीमेटली न्यूक्लियस में फ्यूज हो जाएगा। ये पोर्शन समझ में आया? तो अल्टीमेटली ओवरऑल वी गेट दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, Ma'am. डू यू ऑल हैव एनी डाउट? No, ma'am. Everything is clear. ओके, गुड। सो बेसिकली अभी तक हमने जो पढ़ा इन अ वेरी ब्रीफ पोर्शन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, चार्ज के हिसाब से वी सी इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, प्रोटॉन का चार्ज +1 है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0 है। मास अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 0 होता है, इट इज़ नेग्लिजिबल, प्रोटॉन का मास 1 है, न्यूट्रॉन का मास भी 1 ही कंसिडर करते हैं, ऑल्दो इट इज़ स्लाइटली मोर देन द प्रोटॉन्स। और अगर लोकेशन का बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेसिकली ऑर्बिट्स में, एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर टुगेदर प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, इसीलिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को टुगेदर दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, यू मे बी गिवन द टर्म इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, यू मे बी आस्क्ड व्हाट आर न्यूक्लियॉन्स। अगर न्यूक्लियॉन्स पूछा जाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है कि न्यूक्लियॉन्स तो पढ़ा ही नहीं है। द आंसर इज द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच लिव टुगेदर, बेसिकली विच आर प्रेजेंट टुगेदर इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। स्पेलिंग नोट करके रखो, NUCLEONS, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, ओके। सो द लास्ट पोर्शन आज हम लोग नहीं, वी विल नॉट गो थ्रू दिस पोर्शन, वी विल कंप्लीट इट टिल हियर। हम लोग आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।